हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम 7 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर्स आपके लिए एसएससी, डीपीसी, बैंकिंग और इसी तरीके के जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। इन करंट अफेयर्स में हम नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले, इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो कि न्यूज़ में रही है, साथ ही इंपॉर्टेंट बुक्स और अवार्ड्स के बारे में चर्चा करते हैं और इसके साथ में ही हम इन सब से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देते हैं जिनका आंसर आपको देना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले, और राष्ट्रीय मामले में हमारा सबसे पहला न्यूज़ आर्टिकल है बिहार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल के बारे में। तो बिहार में अभी तक माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब बिहार प्लान कर रहा है अपना पहला फर्स्ट एवर माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल मनाने का इस साल। तो ये जो बिहार का पहला प्रवासी पक्षी उत्सव अर्थात माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल होगा, ये 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अर्थात बिहार के भागलपुर जिले में इसका आयोजन 3 दिवस के लिए किया जाएगा। ये जो फेस्टिवल है इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा जॉइंटली बाय भागलपुर फॉरेस्ट डिवीजन अर्थात भागलपुर वन प्रभाग, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और द लोकल मंडार नेचर क्लब। तो इन तीनों के द्वारा मिलकर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो अगर हम इस फेस्टिवल के बारे में देखें कि माइग्रेटरी बर्ड जो है वो बिहार के लिए किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है, तो ये जिस रीजन में आयोजित किया जा रहा है भागलपुर जिले में, वो जो क्षेत्र है वो एक लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए अर्थात बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों के लिए घर होता है नवंबर से मार्च के महीने के बीच में हर साल। क्योंकि नवंबर से मार्च का जो महीना होता है जब काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो उस समय में जो प्रवासी पक्षी होते हैं वो इस स्थान पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें अनुकूल जलवायु मिलती है रहने के लिए। और इसके अलावा ये जो उत्सव मनाया जाएगा माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल, इसका उद्देश्य होगा, इसका इंटेंट होगा टू चेक केसेस ऑफ पोचिंग इन दी रीजन अर्थात इस क्षेत्र में जो अवैध शिकार के मामले हैं उसकी जांच की जा सके। तो अगर हम यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बात करें तो ये जो फेस्टिवल है ये मेनली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो 61 किलोमीटर की सेंचुरी है जो कि कहलगांव और सुल्तानगंज का जो क्षेत्र है उसके बीच में है ये विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य। और ये जो स्थान है ये लंबे समय से प्रवासी पक्षियों के लिए एक केंद्र रहा है। दिस इज अ हब ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके साथ ही जो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं इस क्षेत्र में वो मुख्य रूप से आते हैं मार्च से नवंबर के महीने में। ये मैंने अभी आपको बताया क्योंकि इस समय ये जो क्षेत्र है वो इन प्रवासी पक्षियों को सर्दियां बिताने के लिए अनुकूल होते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी के बारे में बात करें तो विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी जो है वो भारत के भागलपुर जिले में स्थित है, जहाँ पर जो लुप्तप्राय गंगेटिक डॉल्फिन्स है उनके लिए ये एक संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गंगेटिक डॉल्फिन होती है उनके लिए संरक्षित क्षेत्र के रूप में विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी को नामित किया गया है। गंगेटिक डॉल्फिन जो है वो भारत का एक राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसके अलावा ये जो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर में, ये इंडिया की ओनली सेंचुरी है फॉर गंगेटिक डॉल्फिन्स। तो आपको ध्यान रखना है देश में गंगेटिक डॉल्फिन्स के लिए केवल विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी है और ये देश की पहली और केवल गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें इस फेस्टिवल के, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड अर्थात लोगों में प्रवासी पक्षियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना इस फेस्टिवल का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल टू लॉन्च रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट
on ISRO rocket in अर्ली 2021। तो बैंगलोर बेस्ड एक स्पेस टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है पिक्सेल। इनने इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के साथ में एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट साइन किया गया है 2021 की शुरुआत में। इसरो का जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसरो का जो PSLV रॉकेट है, उस पर ये पिक्सेल स्टार्टअप जो है ये अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। दिस पिक्सेल स्टार्टअप विल लॉन्च इट्स फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑन इसरोस वर्कहॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन अर्ली 2021। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले ये जो पिक्सेल स्टार्टअप है, इसने इस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना बनाई थी, और उस समय जो योजना बनाई गई थी वो बनाई गई थी रशियन सोयूज रॉकेट के साथ में। लेकिन अब इनने इसरो के साथ में एग्रीमेंट किया है जिसके तहत ये 2021 की शुरुआत में इस सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इसके अलावा ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ये हुआ है बिटवीन पिक्सेल विथ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL। जो NSIL है वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। तो NSIL और पिक्सेल के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। यहाँ पर अगर हम NSIL के बारे में चर्चा करें तो NSIL जो है वो इसरो की सेकंड कमर्शियल आर्म है। इसरो की जो पहली कमर्शियल आर्म है वो है एंट्रिक्स, और इसके बाद में जो दूसरी कमर्शियल आर्म है इसरो की वो है NSIL। ये जो NSIL है इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इसरो के द्वारा सालों से जो रिसर्च और डेवलपमेंट की गई है उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना इंडियन इंडस्ट्रीज पार्टनर के साथ में। अर्थात इसरो के द्वारा अब तक जो रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य किया गया है उसे एक्चुअली कमर्शियल बेसिस पे यूज करने के लिए NSIL जो है वो कार्य करता है। इसके अलावा NSIL का मैंडेट है कि मास प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग की जा सके SSLV और PSLV की, और इसके लिए वो पार्टनर करेगा दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं इंडिया में थ्रू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अर्थात इसरो के द्वारा जो टेक्नोलॉजी बनाई गई है उसे प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि लार्ज स्केल पर इनका प्रोडक्शन किया जा सके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एंट्रिक्स है कमर्शियल आर्म इसरो की और NSIL है ये दोनों जो है वो अलग अलग हैं। जो एंट्रिक्स है वो हैंडल करता है इसरो की जो कमर्शियल डील्स होती है सैटेलाइट के लिए और लॉन्च व्हीकल के लिए फॉरेन कंट्री के साथ में, अर्थात विदेशों के साथ में जो इसरो की सैटेलाइट लॉन्च करने को लेकर डील्स होती है, कमर्शियल डील होती है, उससे एंट्रिक्स डील करता है। और NSIL जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज को लेकर डील करता है फॉर स्पेस मैन्युफैक्चरिंग। अर्थात जो लोकल इंडस्ट्रीज है स्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर NSIL कार्य करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिक्सेल जो कि बैंगलोर आधारित स्टार्टअप है उसके साथ में एग्रीमेंट किया है NSIL ने। इसी के बारे में हम देखें तो पिक्सेल जो है उसका एम है टू पुट अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ 30 अर्थ ऑब्जर्वेशन माइक्रो सैटेलाइट इनटू अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट बाय मिड 2023। तो ये जो सैटेलाइट प्लेस की जाएगी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में अर्थात सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में, इससे डेटा प्राप्त होगा, और ये जो डेटा प्राप्त होगा इस सैटेलाइट से इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स में किया जाएगा जिसमें एग्रीकल्चर से लेकर जो अर्बन मॉनिटरिंग है उस तक के कार्य किए जा सकेंगे। एयर और वाटर पॉल्यूशन के लेवल को ट्रैक किया जा सकेगा। फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी और हेल्थ जो है अर्थात जैव विविधता और स्वास्थ्य संबंधी जो डेटा है वो प्राप्त किया जा सकेगा। कोस्टल और मरीन हेल्थ संबंधी डाटा प्राप्त किया जा सकेगा। साथ ही चेंजेस इन लैंडस्केप अर्थात शहरी परिदृश्य में जो परिवर्तन होता है उसे भी ट्रैक किया जा सकेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल की तरफ। तो अगला न्यूज आर्टिकल है ADB जिसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्स $190 मिलियन लोन टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स इन बैंगलोर। अर्थात बैंगलोर के जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको अपडेट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $190 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो मनीला बेस्ड है, अर्थात इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला में है, और इनने अप्रूव किया है $190 मिलियन, जिसे अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करें तो वो अप्रॉक्स 1400 करोड़ रुपीस होते हैं, उसे टू मॉडर्नाइज एंड
एंड अपग्रेड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बैंगलोर कर्नाटका। अर्थात बैंगलोर जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहां पर बिजली वितरण की जो प्रणाली है उसको आधुनिक बनाने और उसको उन्नत करने के लिए ये जो लोन है, ये जो ऋण है, इसकी मंजूरी दी गई है। ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, इसे यूज किया जाएगा बैंगलोर स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में। अर्थात ये जो वित्तीय सहायता है इसका उपयोग बैंगलोर स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए किया जाएगा। ये जो 190 मिलियन डॉलर का लोन दिया जा रहा है, इसमें क्या होगा कि 100 मिलियन डॉलर तो सॉवरेन लोन होगा और 90 मिलियन डॉलर जो है वो नॉन सॉवरेन गारंटी लोन होगा, और इन दोनों को मिलाकर टोटल 190 मिलियन डॉलर का लोन दिया जाएगा। तो ये जो नॉन सॉवरेन गारंटी लोन होगा ये दिया जाएगा बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड बेस्कॉम को। तो जो बेस्कॉम है वो वन ऑफ द 5 स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी है, अर्थात जो 5 स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसमें से एक बेस्कॉम है, जिसे ये नॉन सॉवरेन लोन जो है वो दिया जाएगा एडीबी के द्वारा। और इसके साथ ही ये कर्नाटक में लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। इसके साथ ही यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो सॉवरेन लोन और नॉन सॉवरेन लोन का एक कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है, ऐसा एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भारत में पहली बार किया जा रहा है ऑन पायलट बेसिस, अर्थात ट्रायल के लिए ये पहली बार किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो अभी हमने देखा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला अर्थात फिलीपींस में है। इसके अलावा अगर हम इनके प्रेसिडेंट के बारे में बात करें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट हैं मत्सुगु असाकावा। तो ये हमने आपको पहले भी बताया है। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक के संबंध में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है, इसमें सबसे ज्यादा शेयर्स किसके हैं, तो जापान और यूएसए, ये दोनों जो हैं इनके लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स हैं और वो है 15.57। इन दोनों के 15.57% शेयर्स एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसके बाद में आता है चाइना, चाइना के शेयर हैं 6.4% नियरली। इसके बाद में इंडिया आता है, इंडिया के शेयर हैं नियरली 6.3%। और इसके बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के शेयर हैं लगभग 5.7%। तो आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट शेयर होल्डर में आते हैं जापान और यूएसए। अगर आपको बोला जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना है तो ये गलत है। इसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है इंटरनेशनल अफेयर्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मामले। और अंतर्राष्ट्रीय मामले में आज हम चर्चा करेंगे ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 के बारे में। तो हाल ही में आईएलओ अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-21 पब्लिश की गई है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, आईएलओ अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा। तो 2020-21 की जो ग्लोबल वेज रिपोर्ट आई है उसमें वैश्विक आर्थिक और श्रम बाजार के संबंध में अर्थात ग्लोबल इकोनॉमिक और लेबर मार्केट का जो कंटेक्स्ट है उसमें जो पैंडेमिक का इम्पैक्ट पड़ा है वेजेस पर, उसके बारे में चर्चा की गई है। अर्थात कोविड-19 की जो महामारी है, कोविड-19 पैंडेमिक जो है, उसका असर वेजेस पे किस प्रकार से पड़ा है उसके बारे में इस रिपोर्ट में बताया गया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है अ नंबर ऑफ पॉलिसी रिकमेंडेशन टू मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस। अर्थात जो क्राइसिस आया, जो संकट आया, उसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है उसको कम करने के लिए कई प्रकार की नीतिगत सिफारिशें जो है वो भी इस रिपोर्ट में बताई गई है कि अब क्या किया जा सकता है। अगर हम ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020 की बात करें जिसे आईएलओ के द्वारा हाल ही में पब्लिश किया गया है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो लो पेड वर्कर्स होते हैं अर्थात जो कम आय वाले श्रमिक होते हैं, और इसमें डिसप्रपोर्शनेटली वुमेन अर्थात इसमें मुख्य रूप से जो महिलाएं होती है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई बाय लॉस ऑफ वर्किंग आवर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। अर्थात कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो वर्किंग आवर्स का लॉस हुआ उसमें सबसे ज्यादा लो पेड वर्कर्स, जिसमें मुख्य रूप से महिलाएं थी, वो प्रभावित हुई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कोविड-19 की जो महामारी है उससे आने से पहले अर्थात इवन बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक हिट 100 of million of workers worldwide
वर बीइंग पेड लेस देन द मिनिमल वेज, अर्थात जो मिनिमम वेज है, जो न्यूनतम वेतन है, उससे भी कम वेतन भुगतान किया जाता था दुनिया भर में लाखों श्रमिकों को कोविड-19 महामारी के आने से पहले भी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आईएलओ के बारे में बात करें, क्योंकि ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो है वो आईएलओ पब्लिश करता है, तो आईएलओ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आईएलओ एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है, अर्थात ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है डीलिंग विद लेबर इश्यूज, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, सोशल प्रोटेक्शन एंड वर्क अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, अर्थात ये मुख्य रूप से श्रमिकों से संबंधित जो मुद्दे होते हैं, जिसमें विशेष रूप से आते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक, सामाजिक सुरक्षा और सभी के लिए काम के जो अवसर हैं उनके संबंध में ये निपटान करती है। इसकी स्थापना की गई थी 1919 में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 एज एन एजेंसी ऑफ लीग ऑफ नेशंस एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये 1999 में जब स्थापित की गई थी तो ये राष्ट्र संघ की एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, लीग ऑफ नेशंस की एक एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भारत है वो आईएलओ का संस्थापक देश है। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ आईएलओ। साथ ही एट प्रेजेंट आईएलओ के 187 मेंबर्स हैं, और जो प्रिंसिपल मीन ऑफ एक्शन है इन दी आईएलओ इज द सेटिंग अप ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन द फॉरम ऑफ कन्वेंशन, रिकमेंडेशन एंड प्रोटोकॉल, अर्थात आईएलओ में कार्यवाही का जो मुख्य साधन है वो कन्वेंशन, सिफारिशें और प्रोटोकॉल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की स्थापना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज इन न्यूज, अर्थात समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे रवि पटवर्धन के बारे में। रवि पटवर्धन जो कि एक एक्टर थे, उनकी मृत्यु हो गई है। रवि पटवर्धन मराठी सिनेमा के एक वेटरन थे, अर्थात ये मराठी सिनेमा के दिग्गज थे और इनका निधन हो गया है। इनके निधन की वजह हार्ट अटैक को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रवि पटवर्धन जो है उनका संबंध जो है वो अभिनय के क्षेत्र से है, और मुख्य रूप से इनका संबंध मराठी सिनेमा से है। ये जो रवि पटवर्धन है इनके द्वारा कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया गया है। साथ ही इनने जो मराठी सिनेमा है उसमें करीब 4 दशकों का समय बिताया है। 4 डिकेड्स इन्होंने मराठी सिनेमा में बिताए हैं। इनके द्वारा कई परफॉर्मेंस की गई है जिनके लिए ये जाने जाते हैं, और रवि पटवर्धन इज नोन फॉर हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन मराठी फिल्म आगाबाई सासूबाई, अर्थात रवि पटवर्धन मराठी फिल्म आगाबाई सासूबाई में अपने शानदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। साथ ही 80s का जो दशक था उसमें इन्होंने तेजाब और अंकुश फिल्म में भी अभिनय किया है, जिसके लिए ये जाने जाते हैं। और इसके अलावा 1999 की फिल्म यशवंत में ये एक महत्वपूर्ण रूप में नजर आए थे, एक महत्वपूर्ण रोल में नजर आए थे। इसके साथ ही अगर हम मराठी फिल्मों के बारे में बात करें तो उंबरठा, झंझार और आशा असाव्यासुन जैसी जो फिल्में हैं उनके लिए इन्हें जाना जाता है, और आगाबाई सासोबाई जो है वो उनकी आखिरी चर्चित शो था। इसके बाद में हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज, अर्थात बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आरबीआई एनहेंसेस लिमिट फॉर कार्ड ट्रांजैक्शन इन कॉन्टैक्टलेस मोड टू 5000, अर्थात कॉन्टैक्टलेस मोड में जो ट्रांजैक्शन किया जाता है उसकी लिमिट को आरबीआई ने बढ़ाकर 5000 कर दिया है। पहले ये लिमिट 2000 थी, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। तो कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन का मतलब है, आपने देखा होगा कि ये जो स्वाइपिंग मशीन होती है इसमें कुछ एटीएम कार्ड ऐसे होते हैं जिनसे बिना कांटेक्ट के, बिना स्वाइप करे ही जो मनी है वो डिडक्ट हो जाती है, उसे कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसके लिए एएफए अर्थात एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले ये लिमिट 2000 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। 5000 की ज्यादा की जो लिमिट होगी उसका ट्रांजैक्शन भी इस तरीके से कॉन्टैक्टलेस रूप से किया जा सकेगा, लेकिन उसके लिए एएफए अर्थात एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन का एक एग्जांपल है ओटीपी, अर्थात 5000 की लिमिट तक तो ओटीपी भी नहीं आएगा,
आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन अगर कॉन्टैक्टलेस रूप से किया जाता है तो उसमें एक OTP आएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो रूल है इट विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम जनवरी 1 2021। तो आपको ध्यान रखना है कि लिमिट पहले 2000 थी और अब बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात खेल समाचार। खेल समाचार में हम चर्चा करेंगे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर कॉरी एंडरसन के बारे में। न्यूजीलैंड ऑलराउंडर कॉरी एंडरसन रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट अर्थात न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर है कॉरी एंडरसन, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है न्यूजीलैंड क्रिकेट से और इन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट से क्विट जो है उसे कंफर्म कर दिया गया है। अगर हम एंडरसन के बारे में बात करें तो एंडरसन को स्पेशली फेम मिली थी आफ्टर स्कोरिंग फास्टेस्ट 100 इन द हिस्ट्री ऑफ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट अर्थात वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने के बाद में एंडरसन प्रसिद्ध हुए थे। इनके द्वारा जनवरी 2014 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 36 गेंदों में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास में सबसे तेज 100 रन बनाए गए थे। हालांकि ये जो रिकॉर्ड था इसे AB डी विलियर के द्वारा तोड़ दिया गया था जनवरी 2015 में और तब उनके द्वारा फास्टेस्ट स्कोर किया गया था ODI सेंचुरी में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन जोहान्सबर्ग इन 31 बॉल अर्थात जो कॉरी एंडरसन है इनने 36 बॉल पर फास्टेस्ट रन बनाए थे 100 और इसके बाद में जनवरी 2015 में ये रिकॉर्ड AB डी विलियर ने तोड़ दिया था और इन्होंने 31 बॉल पर फास्टेस्ट 100 रन बनाए थे ODI में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसके अलावा ये जो 29 ईयर के एंडरसन है इन्होंने अभी तक 13 टेस्ट खेले हैं, 49 ODIs खेले हैं और इसके अलावा 31 T20s खेले हैं फॉर न्यूजीलैंड, जिसमें इन्होंने अब तक 2277 रन बनाए हैं विथ 210 हाफ सेंचुरी एंड 90 विकेट्स। एंडरसन जो है उन्होंने 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है MLC से। MLC क्या है? मेजर लीग क्रिकेट इन USA। 3 साल के जो अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में मेजर लीग क्रिकेट के साथ में, यहाँ पर एंडरसन मेजर और माइनर लीग क्रिकेट में काम करेंगे। साथ ही MLC के तहत आने वाले जो क्रिकेट अकेडमियां हैं उनमें कोचिंग उपक्रम करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस और इसमें आज हम चर्चा करेंगे आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के बारे में। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे जो है वो हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है और आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे जो है उसे भारत में मनाने की शुरुआत की गई थी 1949 से। 7 दिसंबर 1949 से भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है उसे मनाया जा रहा है। ये जो डे है इसे डेडिकेट किया जाता है टुवर्ड कलेक्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम द पीपल अर्थात लोगों से धन संग्रह करने के लिए इस दिन को समर्पित किया जाता है। इसके संबंध में एक फंड बनाया गया है जिसका नाम है आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड। इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ताकि फंड इकट्ठा किया जा सके। ये जो आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड है इसे 1949 में बलवंत सिंह कमेटी के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और इसके अंदर जो निधि एकत्रित की जाती है इस फंड के अंदर जो पैसा इकट्ठा किया जाता है उसका उपयोग सशस्त्र कर्मी जो होते हैं अर्थात जो आर्म्ड पर्सनल होते हैं, इसके अलावा जो पूर्व सैनिक होते हैं, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, साथ ही जो रिहेबिलिटेट बैटल कैजुअलिटीज होती है उनके कल्याण के लिए किया जाता है। अर्थात जो आर्म्ड फोर्सेस होती है जैसे इंडिया में इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी है, तो इनके जो सैनिक होते हैं और इनके जो आर्म्ड पर्सनल होते हैं उनके कल्याण के लिए इस फंड का उपयोग किया जाता है। हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये जो दिन है इसे पूरे दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाएगा और इसके साथ ही लोगों से फंड देने की अपील की गई है। तो इसी संबंध में जो दिसंबर का महीना है उसे गौरव माह के रूप में मनाया जा रहा है। द मंथ ऑफ दिसंबर इज टू बी सेलिब्रेटेड एट गौरव माह। गौरव माह के बारे में हमने डेली करंट अफेयर्स की हमारी ये जो सीरीज है इसमें पहले भी चर्चा करी है। ये जो आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे है इसका मेन फोकस होता है ऑन वेलफेयर ऑफ सर्विंग पर्सनल एंड देयर फैमिली, रिहेबिलिटेशन ऑफ बैटल कैजुअलिटीज एंड रीसेटलमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड देयर
फैमिलीज। अगर हम इस फंड के बारे में बात करें कि इस फंड को कलेक्ट कौन करता है, तो जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, उनके द्वारा इस फंड के संबंध में जो कार्य है, धन इकट्ठा है, वो किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स का सेक्शन खत्म होता है और अब हम चलते हैं कुछ स्टैटिक फैक्ट्स की तरफ। और आज इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ क्रिएटर्स और फाउंडर्स के बारे में। तो इंटरनेट से रिलेटेड और अलग अलग एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्रिएटर्स और फाउंडर्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो हम उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको पता है जब भी आप कोई वेबसाइट चालू करते हैं तो वो www डॉट से शुरू होती है। तो www डॉट क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक, इसके फाउंडर हैं टिम बर्नर्स ली और इसकी स्थापना की गई थी 1989 में। इसके बाद में विकिपीडिया के बारे में हम बात करेंगे। तो विकिपीडिया लाया गया था 2001 में और इसके संस्थापक हैं जिमी वेल्स। इसके बाद में हम ऑर्कुट के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्कुट लाया गया था 2004 में और इसके संस्थापक का नाम ही ऑर्कुट है। इसके बाद में हम फेसबुक के बारे में बात करेंगे। तो फेसबुक 2004 में बना था और फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग, ये नाम आप सभी जानते होंगे। इसके अलावा एजुआर्डो, सेवरिन, डस्टिन मैस्कोविट्स और क्रिस ह्यूजेस। इसके बाद में हम बात करेंगे ट्विटर की। तो ट्विटर आया था 2006 में और ट्विटर के फाउंडर है जैक डॉर्सी, इवॉन विलियम्स, बिल स्टोन, नू ग्लास। इसके बाद में विकीलीक्स के बारे में बात करेंगे। विकीलीक्स आया था 2006 में और इसके फाउंडर हैं जूलियन एसेजे। नेक्स्ट है हॉटमेल। हॉटमेल लाया था 1996 में और हॉटमेल के इन्वेंटर थे सबीर भाटिया और जैक स्मिथ। इसके बाद में गूगल के बारे में बात करेंगे हम। गूगल आया था 1998 में और इसके फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। इसके बाद में हम कॉस्मिक्स के बारे में बात करें तो कॉस्मिक्स 2005 में आया था और इसके फाउंडर थे वेंकी हरि नारायण और आनंद राजारमन। इसके बाद में हम पेपल के बारे में बात करते हैं। ये 1998 में आया था और इसके संस्थापक हैं कैन हॉवरी, मैक्स लेविचिन, एलन मस्क, ल्यूज नॉजिक और पीटर थियल। एलन मस्क जो हैं वो एक और कंपनी से जुड़े हुए हैं, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप 2009 में आया था और इसके फाउंडर थे ब्रियन एक्टन और जॉन कॉम। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट 2007 में आया था और इसके फाउंडर थे सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। नेक्स्ट है यूट्यूब। यूट्यूब 2005 में आया था और इसके फाउंडर थे स्टीव चैन, चैड हर्ली और जावेद करीम। नेक्स्ट है याहू। याहू आया था 1994 में और इसके फाउंडर थे डेविड फिलो और जेरी यांग। अंत में हम बात करेंगे पेटीएम की। पेटीएम 2010 में आया था और इसके फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा। तो यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के टॉपिक और स्टैटिक टॉपिक खत्म होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन अर्थात अभ्यास प्रश्न यहाँ पर आपको जो दिए जा रहे हैं, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और ये सभी आज का जो करंट अफेयर्स है उसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम? नेक्स्ट है, RBI हैज इंक्रीज्ड द लिमिट फॉर कार्ड ट्रांजैक्शन इन कॉन्टैक्टलेस मोड विदाउट द नीड of an additional factor of authentication. What is the new limit? RBI ने प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक की आवश्यकता के बिना संपर्क रहित मोड में कार्ड लेन देन के लिए सीमा बढ़ा दी है। तो ये नई सीमा क्या है? 4000, 2000, 5000 या 3000? नेक्स्ट है, Corey Anderson has recently announced his retirement from the international cricket. He was an all-rounder presenting which country? Corey Anderson ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो वो किस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऑलराउंडर क्रिकेटर थे? वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? नेक्स्ट है, नेम द स्पेस टेक स्टार्टअप which has signed an agreement with ISRO to launch its first remote sensing satellite onboard polar satellite launch vehicle rocket. उस स्पेसटेक स्टार्टअप का नाम बताइए जिसने इसरो के साथ में अपना पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑनबोर्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ध्रुव, स्काईरॉट, पिक्सेल या बेलाट्रिक्स?
नेक्स्ट है व्हेन इज द आर्म फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में सशस्त्र बल झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 6 दिसंबर, 5 दिसंबर और 4 दिसंबर। नेक्स्ट है रवि पटवर्धन who has died recently was famous actor from which film industry? रवि पटवर्धन जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है वो किस फिल्म उद्योग के प्रसिद्ध अभिनेता थे? उड़िया, बंगाली, गुजराती या मराठी? अगला है हाउ मच अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड by ADB Asian Development Bank for Bangalore Smart Energy Efficient Power Distribution Project to modernize and upgrade the power distribution system in the city. शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और अपग्रेड करने के लिए बैंगलोर स्मार्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए एडीबी ने कितनी राशि स्वीकृत की है? $190 मिलियन, $150 मिलियन, $130 मिलियन या $100 मिलियन? नेक्स्ट है ग्लोबल वेज रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। ग्लोबल वेज रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? WHO, WTO, UN या ILO? नेक्स्ट है हु इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम? पेटीएम के संस्थापक कौन है? जिमी वेल्स, विजय शेखर शर्मा, वेंकी हरिनारायण, सचिन और बिन्नी बंसल। तो यहाँ पर हमारा क्विज खत्म होता है। क्विज का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक द सेशन। थैंक यू। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।